साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बड़े अच्छे हैं, शानदार लाजवाब हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद और सभी की तैयारी एकदम अच्छी और बेहतर वाली चली हुई है। भाई पूरी पूरी मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे होश हवास में तैयारी कर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, होश हवास का मतलब क्या है। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि बस जो मन में आया, जितना मन में आया करते जा रहे हैं। हो सकता है कि आप शायद तैयारी के उस रास्ते पर हों, आप में से कुछ साथी, जो आपको कभी सिलेक्शन तक नहीं ले जाएगा, या वो सभी रास्ते आप छोड़ते चले जा रहे हों जो आपको सिलेक्शन के रास्तों तक ले जाएंगे। तो आप कहते हैं कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो सिलेक्शन तक ले जाए, ऐसा कौन सा रास्ता है जो सिलेक्शन से हमें विमुख करता हो। तो भाई सेलेक्ट होने के लिए ना कुछ निश्चित चीज़ों की डेफिनेट आवश्यकता है, कुछ निश्चित चीज़ों की निश्चितता के साथ आवश्यकता है। ये बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। उसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अभी आपके स्तर पे चूंकि आप फाउंडेशन बैच से पढ़ रहे हैं, तो आप सभी इस उम्मीद के साथ इस बैच से जुड़े हैं कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में इतना एक्सपर्ट हो जाना है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मुझे अलग से इस सब्जेक्ट को ना पढ़ना पड़े। तो आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद में यहाँ फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। क्योंकि इस पूरे ओवरऑल बैच में ना आपको कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि उम्मीद आपकी फाउंडेशन से रिलेटेड है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से आलतू फालतू मिलेगा, जो रेलवे के एग्ज़ाम्स को कवर करता होगा। तो ऐसे में आप सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उस कंटेंट को बड़े अच्छे से याद रखें। कई बार हम क्या करते हैं कि बस अगर मान लो दिन में 8 क्लास चल रही हैं, तो मन में आया 4 क्लास ले ली, 4 छोड़ दी, 6 ले ली, 2 छोड़ दी। तो ये वो रास्ते हैं जो आपको तैयारी से थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सभी अभी के स्तर पे अभी जो करना है, आपको सारी क्लासेस को बड़े अच्छे से लो और उन्हें रिवाइज करो, याद करो। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे तो आप सभी कर रहे होंगे, बड़े मेहनती, बड़े लगनशील आप सभी साथी हैं। उम्मीद है आप सभी इन चीज़ों को समझते होंगे और अच्छे से फॉलो करते होंगे। अब तक आप समझ चुके होंगे कि केवल आगे आगे पढ़ते जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है एक बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट, और उस कंटेंट को अच्छे से याद करना। तो टू द पॉइंट आपको कंटेंट क्लासेस में मिल रहा है, बाकी उसको याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए शुरू करें। तो मैं फिर से याद दिला दूं, सदियों पहले की बात है कि हमने एक चैप्टर शुरू किया विद्युत नामक, और विद्युत नामक चैप्टर में एक राजा निवास करता था जिसका नाम था आवेश यानी कि चार्ज। चलो मैं आपको लिख लिख के बता देता हूँ, नहीं तो भूल ही जाओगे। तो विद्युत नामक एक जंगल था, इलेक्ट्रिसिटी नामक एक जंगल था। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इस पर मत जाना कि गंदी हैंड राइटिंग है। उसमें एक राजा निवास करता था आवेश, और एक दिन आवेश नामक राजा एक जंगल में चला गया, विद्युत धारा नाम के जंगल में। वहाँ उसे एक रानी दिखाई दी विद्युत विभव के नाम से। तभी वहाँ एक शत्रु आ गया जिसका नाम विद्युत प्रतिरोध था, और फिर ये तीनों एक दूसरे से भिड़ गए, मतलब लड़ने के लिए। तो ये उसके बाद राजा ने किसका नाम लिया? ओम 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 करके शिव भगवान को पुकारा। तो ये कहानी अब तक हमने कर ली है। बड़े अच्छे से हमने इसमें देखा कि क्या होता है प्रतिरोध, क्या होती है प्रतिरोधकता, क्या होता है चालकत्व, क्या होती है चालकता। इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद में कल हम लोगों ने ओम साहब के नियम को भी कवर किया, और उम्मीद है ओम के नियम से बनने वाले किसी भी सवाल को अब आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बड़े अच्छे तरीके से आप उनको कर लेंगे। ठीक है। विवेक कहते हैं वी प्रोपोर्शनल आई एंड आई प्रोपोर्शनल वी में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का अंतर है। देखिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मान लो एक पाइप में, मैंने कल भी बताई थी हालांकि ये बात, एक पाइप में मान लीजिए पानी बह रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि पानी को आगे धक्का लगाने वाला ये पानी है, पानी को आगे धक्का लगाने वाला प्रेशर है, और मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर के बढ़ाने से पानी की गति बढ़ेगी। ये बात सही है, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पानी के, प्रेशर को बढ़ाओगे तो पानी बढ़ेगा, पानी की गति बढ़ेगी। पानी नहीं, मैं कह रहा हूँ पानी की गति बढ़ेगी। ठीक है, पानी की गति। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पानी की गति को मैं बढ़ा दूं तो प्रेशर बढ़ जाए? नहीं, पानी की गति को बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तुम किसी और तरीके से बढ़ा रहे होगे, प्रेशर नहीं है वो। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का मतलब आप ये कहते हो अगर मैं v को बढ़ाऊंगा तो i बढ़ेगा। आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि मैं i को बढ़ा दूं तो v बढ़ेगा, क्योंकि आप v के बगैर i को बढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो ये उल्टी बात हो जाएगी। चलिए आगे चलें। अब देखो एक बहुत शानदार सी बात आज हम सीखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। और हम थोड़ा सा प्रतिरोध की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम रेजिस्टेंस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और उसमें आपके ओम के नियम का भी इस्तेमाल होगा। तो आज की पूरी क्लास को समझने के लिए आपको धारा भी आनी चाहिए, विभव भी आना चाहिए, रेजिस्टेंस भी आना चाहिए,
उसके अलावा ओम का नियम भी आना चाहिए। पूरी जानकारी उस हिस्से की आपको होनी चाहिए जितना अब तक हमने पढ़ा है। अगर कोई साथी बीच में से जुड़ रहा है तो भाई छोड़ दो यहीं से और शुरू से क्लास देख लो, विचलित हो जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा अच्छे स्तर का है, लेकिन हर उस साथी को बहुत अच्छे से समझ आएगा जिसने पुरानी चीज़ों को क्लियर पढ़ा है। तो सभी पहले ये सुनिश्चित करो कि जितना अब तक आपने पढ़ाया है थम्स अप करके कहो भैया मुझे बहुत अच्छे से आता है। और जिसको नहीं आता है, जिसने या तो पढ़ा ही नहीं है, बीच में से जुड़ रहा है, रिवाइज ही नहीं किया है, उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो रिक्वेस्ट है भाई पीछे से चले जाओ, शुरू से पढ़ते हुए आओ। करो फटाफट से एक बार थम्स अप। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल क्लास को छोड़ दो, नहीं तो बिल्कुल सभी समझ में नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी जिनको याद है एक बार थम्स अप कर दो। मैं थोड़ा सा आप सभी से एक आपकी राय ले लूं और फिर हम आगे बढ़ें। बड़ा शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। हर दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती ही होंगी जिनके लिए आप सोचा करते थे यार पहले तो ये मुझसे चीज़ होती ही नहीं थी, लेकिन अब तो मैं इन्हें चुटकियों में कर रहा हूँ। ऐसे ही आज भी होगा। आज तो मतलब ऐसा महान टॉपिक है कि उसको तो कभी आप शायद देख के डरते होंगे, बट आज आप उसको ऐसे चुटकियों में करोगे। लेकिन अगर सब कुछ पीछे का आता है तो ऋतिक को भैया 80% आता है, भैया पीछे चले जाओ, पीछे शुरू से सारी क्लास देखो, 100% की मुझे श्योरिटी दो। बाकी जिनको सब कुछ आता है दिल से वो रुको, नहीं तो भाई पीछे चले जाओ। चलो शुरू करें। देखिए कहानी यहां से शुरू होती है कि मान के चलिए मेरे पास दो प्रतिरोध हैं, एक दोनों ही एक एक ओम के हैं, दो प्रतिरोध हैं। अच्छा प्रतिरोध दिखने में कैसे होते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूं। आज की मैंने शुरुआत ही वहां से करी थी। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड में आपने ये जरूर देखे होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स। और रजिस्टर क्या करता है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा है रजिस्टर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, कि ये धारा के मार्ग में रुकावट है। और हमें ऐसा सुन के ऐसा लगता है जैसे ये विद्युत चैप्टर का विलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। धारा के मार्ग में रुकावट कोई गलत चीज नहीं है। कई बार मैं खुद से भी चाहता हूं कि यहाँ रुकावट हो। भाई एक पाइप में पानी जा रहा है, कई बार मैं ये भी सोचता हूँ, कई बार चाहता हूँ कि आगे आधा ही पानी जाए। अगर पानी की रिक्वायरमेंट कम है तो मैं क्या कर देता हूँ, पाइप को दबा देता हूँ। अब तार को तो नहीं दबा सकता कि धारा आगे ना जाए, तार में धारा को कम करने का तरीका प्रतिरोध ही है। और अगर पूरी धारा भेजनी है तो प्रतिरोध को कम करते हुए चले जाओ, धारा कम भेजनी है तो प्रतिरोध को बढ़ाते चले जाओ। तो ये मेरे लिए एक सही चीज है, अच्छी चीज है। चलिए अब देखो मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि मेरे पास दो प्रतिरोध हैं एक एक ओम के, और प्रतिरोध का प्रतीक क्या है। देखो दिखने में तो ये ऐसे होते हैं कि ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ये, लेकिन मैं ये कलाकारी बार बार नहीं करूंगा कि यहाँ लाल रंग, यहाँ नीला रंग, यहाँ हरा रंग, यहाँ गुलाबी रंग, नहीं, इतना समय किसके पास है। तो हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट इसका सिंबल बना लेते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। ये प्रतीक किसका है, ये प्रतिरोध का प्रतीक है। तो जब भी अब मैं प्रतिरोध की बात करूंगा तो मैं इस सिंबल का यूज करूंगा। आप समझ जाना कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा अब मेरे पास दो प्रतिरोध हैं एक एक ओम के, लेकिन मेरी जरूरत जो है वो, मेरी जरूरत है 2 ओम। मेरी दो जरूरतें हैं, पहली जरूरत है 2 ओम और दूसरी जरूरत है मेरी 1 ओम, या सॉरी 0.5 ओम। एक सेकंड रुको, हाँ 0.5 ओम मेरी दो जरूरतें हैं। अब मेरे पास एक तो ऑप्शन है। अब देखो यार, मेरी जरूरत मान लो एक बार मुझे 2 ओम की जरूरत पड़ी या एक बार मुझे आधे ओम की जरूरत पड़ी, तो या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बाजार जाऊं, पैसे खर्च करूं और ये दो प्रतिरोध भी खरीद के लाऊं। हर एक प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है कि ये जो है 1 ओम का हो, ये 2 ओम का हो, ये आधे ओम का हो, ये 1.5 ओम का हो, ये 2.5 ओम का हो, ये 3 का हो, ये 4 का हो, तो हर एक अलग अलग होता है। तो या तो मैं एक काम करूं, बाजार जाऊं या खरीद के लाऊं, या मेरे पास एक और तरीका है पैसे बचाने का कि जो मेरे पास उपलब्ध हैं मैं उनसे ही 2 ओम भी बना सकता हूं और आधा ओम भी बना सकता हूं। इसलिए जितनी कहानी आप पढ़ते हो इसलिए पढ़नी पड़ती है। पहले ये बात समझो कि जो तुम पढ़ते हो उसे पढ़ क्यों रहे हो। तो समझ में आ गया मुद्दा कि मेरे पास जो उपलब्ध है उससे मैं उतना बना लूं जितनी मेरी जरूरत है, जितनी मेरी आवश्यकता है। मुझे हर एक आवश्यकता के लिए नए नए प्रतिरोध ना खरीद के लाने पड़े, इसलिए मैं इनको जोड़ता घटाता हूं। अब देखिए जोड़ने घटाने के कितने तरीके हैं। तो मेरे भैया इनको जोड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका सुन लो,
वन बाय वन पढ़ेंगे। इनको जोड़ने के दो तरीके। पहला तरीका है श्रेणी क्रम। पहला तरीका है श्रेणी क्रम। यहां से कोई नोट मत करना, मैंने पूरा थ्योरी में लिख दिया है, बस यहां समझो। सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए श्रेणी क्रम क्या कहता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्रतिरोध हैं। अब मैं ना ये जो है ना सिलेंडर सा, इसकी जगह पे डायरेक्टली इसका सिंबल यूज करूंगा, तो घबराना मत। मान लो मेरे पास दो प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है 1 ओम का, और मेरे पास एक दूसरा प्रतिरोध है ये, और ये भी कितना है 1 ओम का। तो मान लो मेरे पास दो प्रतिरोध हैं, मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं, और दोनों कितने कितने के हैं, 1 ओम के दो रजिस्टर्स मेरे पास हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, श्रेणी क्रम का मतलब मैंने इन दोनों प्रतिरोधों को उठाया। बड़े ध्यान से सुनना भाई, इनमें क्या होते हैं, दो तार निकले होते हैं ऐसे ऐसे करके इधर इधर। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये दो तार निकले होते हैं, एक तार इधर निकला होता है, एक तार इधर निकला होता है। तो यहाँ पे ये प्रतिरोध है, ये इसके दोनों तार हैं, ये प्रतिरोध है, ये इसके दोनों तार हैं। अगर मैं इन्हें ऐसे जोड़ूं कि इन दोनों के एक एक सिरों को तो आपस में मिला दूं, यहां ऐसे मतलब पकड़ के और सिंपल गांठ लगा दूं, इन दोनों के इन सिरे को आपस में यहां मिला देता हूं, ये मैंने यहां मिला दिया। बाकी जो एक एक सिरा बचा, इसको मैंने बैटरी के प्लस हिस्से से जोड़ा। किसी भी बैटरी में या शेल में हमेशा दो हिस्से होते हैं, तो मैंने इसको एक सिरा प्लस से जोड़ दिया, और इसका जो मैंने दूसरा सिरा है वो किससे जोड़ दिया, माइनस से जोड़ दिया। ठीक है, एक सिरा मैंने प्लस से जोड़ा और एक सिरा मैंने माइनस से जोड़ा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। तो श्रेणी क्रम में आपको रट्टा नहीं मानना कि दिखने में ऐसा लगता है, ये दिखने में किसी और तरीके का भी लग सकता है। आपको बस इस तरीके से याद रखना है कि दो प्रतिरोध हैं अगर, तो उनके दो सिरे आपस में मिले हैं और तीसरा सिरा मतलब अलग अलग सिरे बैटरी से जुड़े हैं। अगर ये तीन होते तो सुन लो मेरी बात, मान लो एक ये हो गया, एक मान लो मेरे पास ये है, एक और है, मान लो तीन प्रतिरोध हैं मेरे पास, तो मैं इनको कैसे जोड़ता। देखो मैं जोड़ता इनको भी ऐसे ही, कैसे, इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि जो है मेरा काम आसान हो जाए। ये लो, तो मैं क्या करता, देखो पहले प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे को जोड़ देता, फिर दूसरे के फ्री वाले सिरे से इसको जोड़ देता। अब चाहे इसको आप इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी आपको दो ही फ्री सिरे मिलेंगे, और जो दोनों फ्री सिरे हैं इनमें से एक को पॉजिटिव से जोड़ दो और एक को नेगेटिव से। किसी को भी पॉजिटिव से जोड़ो, किसी को भी नेगेटिव से जोड़ो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारा क्रम जो कहलाता है, ये सारा कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। आज तक शायद आपने सिर्फ इसको रटा हो, प्रैक्टिकली कभी आपने इनका मतलब ना समझा हो कि बिजली के उपकरण वास्तव में ऐसे जोड़े जाते हैं। और अभिषेक भैया अब 4 हो 5 हो 6 हो क्या फर्क पड़ता है यार, 4 होंगे तो मेरे भाई उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान ले चौथा है तो चौथे को यहाँ जोड़ दो, ये लो ऐसे जोड़ दो। अब कोई कहे 5 हो 18 हो 20 हो 25 हो, जितने हो क्या फर्क पड़ता है। ये लो बस इसके दोनों सिरों को बैटरी से ऐसे जोड़ते चले जाओ, ये हो गए 4 भी हो गए, तो कितने भी सही। सीरीज का मतलब होता है कि आप उनके एंड टू एंड कनेक्शन कर रहे हैं, आप उनके सिरे से सिरे को जोड़ रहे हैं। एक एक स्टेज बाय स्टेज बात समझो, एकदम से मत भगो। अलग अलग आपके प्रश्न आने लगते हैं कि भैया धारा क्या होगी, विभव क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा, वो छोड़ो, अभी पहले एक एक करके सब समझा दूंगा। आप देख रहे होंगे कि जितना आपने आज तक शायद रटा होगा, हम उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम समझ में आया है, आज ये समझ में आया है। सर इस डायग्राम में कुछ इक्विपमेंट नहीं जुड़ेगा क्या? करण बाबू अभी हम इक्विपमेंट की बात ही नहीं कर रहे, मैं तो आपको प्रतिरोधों की बात बता रहा हूँ, मैं तो आपको रेजिस्टेंस की बात बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो, तो कुल मिलाकर एक एक बात समझो, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो, एक एक चीज की संतुष्टि करते हुए चलो। तो कुल मिलाकर मुझे प्रैक्टिकली ये मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है रियली में सीरीज क्रम को एक्चुअल में देखना। रटने की बात नहीं है, आप व्यवहार में उसको समझो, अपने आसपास की चीजों से समझो। कहीं आपको अब ऐसा दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि भाई श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं। अब ऐसे जोड़ने का क्या फायदा है,
देखिए, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो, मेरी हर एक लाइन में एक सवाल है। अगर मान लो यहाँ जो आपने बैटरी लगाई है, अगर ये V वोल्ट की है और इससे I धारा प्रवाहित होती है टोटल बैटरी से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बैटरी 12 वोल्ट की है और धारा इससे 10 एम्पियर प्रभावित हो रही है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी ले लो भाई, बैटरी कितने भी वोल्ट की हो सकती है, कितनी भी उससे धारा निकल सकती है, वो हमारी जरूरत के हिसाब से है। अगर जरूरत है 30 वोल्ट की तो 30 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे, अगर जरूरत है 15 एम्पियर की धारा की तो आप 15 एम्पियर धारा लगा दोगे, तो जैसी जरूरत है वैसा ही काम हम करेंगे। अब देखिए आगे कि हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में क्या होता है। अब इसके अगली बात को सुनना, मैं क्या कह देता हूं कि ये प्रतिरोध नंबर 1 है, ठीक है, किसी को 1 किसी को भी 2 मान लो, और ये प्रतिरोध नंबर 2 है। अब देखो होता क्या है, श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज है ये बट जाता है। बटने का मतलब देखो, ये जो प्रतिरोध है ना, ये वोल्टेज को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, खुद चलने के लिए इन्हें वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो V का जितना हिस्सा इसकी जरूरत होगी ये ले लेगा, और मैं कहूंगा कि 1 को मिला V1, और जितना हिस्सा इसको जरूरत होगी ये वाला प्रतिरोध ले लेगा। क्या ये सारा वोल्टेज बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल, दोनों में सारा ही बढ़ जाएगा। अगर तुमने एक्स्ट्रा वोल्ट की बैटरी लगा दी, मतलब तुम कहो कि भैया मान लो इसको 2 चाहिए, इसको 5 चाहिए, 7 वोल्ट टोटल चाहिए, तुमने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, तो कोई नुकसान नहीं होगा, बैटरी से 2 और 5 7 ही निकलेगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि श्रेणी क्रम में जो बैटरी का कुल वोल्टेज है ये क्या है, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज। और ये क्या है, 1 को मिलने वाला वोल्टेज, ये 2 को मिलने वाला वोल्टेज है। तो जो टोटल वोल्टेज है ना, जो कुल वोल्टेज है जिसको मैं V कह रहा हूं, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, V1 प्लस V2। कितना होगा, तो ये प्रतिरोध की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। जितनी ज्यादा प्रतिरोध की रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा वो वोल्टेज खा लेगा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अब हर एक शब्द पे ध्यान देना, लेकिन धारा के मामले में ऐसा नहीं होता। करंट जितना यहां से चलेगा, मान लो यहां से ये 4 एम्पियर की बैटरी है, तो इसको भी 4 ही एम्पियर मिलेगा, यानी इसको भी I धारा मिलेगी, और भाई साहब 4 ही एम्पियर धारा आगे चली जाएगी, और इसको भी 4 ही एम्पियर धारा मिलेगी। क्यों होता है वो बात छोड़ देना, लेकिन ये बुद्धि मत लगाना कि यहां जैसे वोल्टेज बटा वैसे ही धारा बटेगी। इन सब बातों से कोई सवाल नहीं आएगा, सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि बताइए श्रेणी क्रम में धारा प्रतिरोधों में बट जाती है या समान रहती है, तो तुम कहोगे सभी प्रतिरोधों में समान रहती है। और कितनी होती है, जितनी बैटरी से चलती है। यानी कि अगर तुम देखो तो जो I1 है वो भी, यानी 1 को मिलने वाली धारा भी जितनी बैटरी से चलेगी उसी के बराबर है, और 2 को मिलने वाली धारा भी बराबर है, यानी कि ये सब बराबर हैं। मतलब I1 बराबर है I2 के, बराबर है I के। इसको ये जितना देखो, जितना आप बारीक सोचने की कोशिश करोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे। मोटा मोटी एक सोचो कि धारा समान रहेगी, बस। अगर तुम मुझसे ये पूछो क्यों होता है, तो क्यों से सवाल नहीं आएगा, और क्यों सुनकर सिर्फ आप कंफ्यूज हो रहे होगे। मैंने आपको 2-3 बार क्यों बताने की कोशिश की है, कल प्रतिरोध के सवालों में भी की थी, वो सिर्फ झंझट है। जब स्क्रीन पे पेपर में सामने सवाल होगा तो वहां ये दिमाग में प्रश्न नहीं उमड़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहां सिर्फ एक कोशिश रहेगी कि बस उत्तर सही हो जाए मेरा। चलिए बहुत बढ़िया अंकित भाई, मुझे पहली बार इतना अच्छा सर मिले, फिजिक्स वाले सर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अच्छा अंकिता गुड़िया हैं शायद, थैंक यू मेरी बहन। तो पहले यहां तक बताइए, ठीक है, मुझे क्या याद रखना है, ये चीज सब मैंने थ्योरी में लिख दी है। सवाल बनेगा श्रेणी क्रम में अलग अलग प्रतिरोधों के बीच में विभव समान रहता है या बढ़ जाता है। आप कहोगे बढ़ जाता है। धारा क्या रहती है, तो धारा इसमें समान रहती है, करंट इसमें सेम रहता है। मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब तक जितना हमने पढ़ा उसको देखो मैंने कैसे लिखा है। मैंने लिखा कि जब किसी विद्युत परिपथ में, ये एक परिपथ बन गया, परिपथ के बारे में और भी पढ़ेंगे, अभी इसी को आप परिपथ मान लो। परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन है। और संयोजन 2 तरीके से होता है, एक तो आपका श्रेणी क्रम है और एक समांतर है, एक सीरीज है और एक आपका पैरेलल है। फिर हमने सीखा सीरीज में क्या होता है। पहले हम श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा,
ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे का पहला सिरा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़े होते हैं। ये परिभाषा कभी भी पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको बाद तक याद रहे इसलिए मैंने बताई है। अभी इसको इग्नोर करना, रुक जाओ, इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर मैंने पॉइंट बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी क्रम में जो धारा है सभी में समान होती है, लेकिन कुल विभवांतर, विभव कहिए या विभवांतर कहिए एक ही बात है, कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों पर विभवांतर का योग होता है। यानी टोटल वोल्टेज जो है वो अलग अलग प्रतिरोधों को मिलने वाले विभवांतर का योग होता है। देखो 3 है तो 3 लगा दो, 4 है तो 4 लगा दो, 2 है तो 2 लगा दो। जो कहानी 2 के साथ है वही 3 के साथ है, वही 4 वही 5। ऐसा नहीं है कि प्रतिरोधों की संख्या घटने बढ़ने से ये चेंज हो जाएगी। तो मेरा उद्देश्य यहाँ ये होता है कि हर एक सिंगल बच्चे को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप वाकई में ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो चाहे आपने बिल्कुल कभी ना पढ़ी हो फिजिक्स, बट आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बशर्ते बस आप ध्यान से सुने। चलो, थैंक यू आप सभी का। तिथि घोष, फर्स्ट टाइम इतना अच्छे से समझ में आया। स्वाति, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू गुड़िया। वैसे देखो ये सब मेरी ड्यूटी है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, बस आप मुझे इतना बताएं कि ठीक है भैया, ये दोनों पॉइंट मुझे समझ में आ गए। और ये सवाल हैं, देखना अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं कि श्रेणी क्रम में विभव वोल्टेज बढ़ जाता है लेकिन धारा समान रहती है, करंट सेम रहता है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूं तो इसको थोड़ा हटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है। अगली चीज, अब एक बात देखो आप कि आपने 2 प्रतिरोध जोड़ दिए, 1 ओम और 1 ओम, तो इनके जोड़ने से ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ा, ये बात मुझे देखनी है। यानी कि जैसे देखो, एक आदमी मान लो एक काम को 5 दिन में कर सकता है, अगर मैं 2 आदमी लगा दूं तो वो काम 5 ही दिन में तो नहीं होगा, वो जल्दी हो जाएगा। या मान लो एक नल एक बाल्टी को मान लो 1 घंटे में भर सकता है, मैं 2 नल लगा दूं तो वो अब 1 घंटे में तो नहीं भरेगी, जल्दी भर जाएगी। तो कुल मिला के दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कुछ और आ जाएगा। अच्छा, 3 लगा दूं तो और जल्दी भरेगी, 4 लगा दूं तो और जल्दी भरेगी। तो मैं 2 को लेके समझाई दे रहा हूं, जो कहानी 2 के साथ है वही 3 के साथ है, वही 4 के साथ है, वही 5 के साथ है। तो यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सवाल किया कि भैया ये बताओ इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तीसरी बात इस परिपथ में सबसे जरूरी बात है, कुल प्रतिरोध जिसको हम कहेंगे इन दोनों को ऐसे जोड़ने से टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। अच्छा, कुल को हम तुल्य भी कहते हैं, कि बताओ भाई तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुल्य को ही, कुल को ही हम तुल्य कह देते हैं, और यहाँ पे बेसिकली ना तुल्य ही कहते हैं। यहाँ पे कुल पूछता ही नहीं है, यहाँ पे तुल्य मतलब इक्विवेलेंट कहेगा। तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो होगा उसको हम दिखाते हैं आर इक्विवेलेंट से। मैं इंग्लिश में ही बोलता रहूंगा, आर इक्विवेलेंट आप समझ जाना। इक्विवेलेंट का मतलब ई क्यू। तो अगर आपको ये निकालना है कि भाई इस परिपथ का पूरा प्रतिरोध कितना है, चलो मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू है R1, ठीक है, और इसकी वैल्यू है R2। क्योंकि ये तो हमने जस्ट एग्जांपल लिया है, एक एक, जरूरी थोड़ी है एक ही होगा भाई, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। इसलिए हम संख्या में बात ना कह के प्रतीकों में, सिंबल में बात कह देते हैं, जिससे कि वो चीज़ सभी के लिए लागू हो। तो तुल्य प्रतिरोध होगा, आप इनको सीधा सीधा जोड़ दो, R1 प्लस R2। फिर से वही मुद्दा है, कहाँ से आया कैसे आया, उस लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना, उससे कोई सवाल नहीं बनेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अभी आपको रेलवे की सभी परीक्षाओं के सवाल करूंगा, आपके क्यों से क्यों ना जानने की वजह से कोई सवाल नहीं अटकेगा। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब सुनिए, अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास 2 प्रतिरोध हैं, हर एक 1 ओम का है, और मैं इन्हें सीरीज में जोड़ रहा हूं। इतना मैंने आपको सवाल में दिया कि 2 प्रतिरोध हैं, दोनों 1-1 ओम के हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं। तो तुल्य प्रतिरोध बताओ, आर इक्विवेलेंट बताओ, तो कितना हो जाएगा बताइए। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, इसको R1 इसको R2, इसको R1 इसको R2, किसी को कुछ भी मान लो, कुल मिलाकर दोनों को डायरेक्ट जोड़ना है। उत्तर कितना आ जाएगा, 2 ओम। इसका मतलब मैंने कहा था ना कि मेरी एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई,
मैंने पीछे यही कहा था, अगर मान लो मेरे पास दो ऐसे प्रतिरोध हैं और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कहीं 2 ओम प्रतिरोध चाहिए, मेरी ज़रूरत है, तो मैं कैसा जोड़ दूंगा उन्हें? श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूंगा। प्रैक्टिकली आपको समझ में आया होगा कि हम कर क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट या इंजीनियर फ्री बैठा हुआ है, उसको मजे आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ाने में। इनका व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल है। लोग बड़ा कहते होंगे, अक्सर मैं व्हाट्सएप आदि पर रील देखता हूँ, लोग कहते हैं क्या कर लिया इतना पढ़ के, इन चीज़ों को पढ़ के क्या कर लिया। ऐसी बात कोई वही कह सकता है जिसने सच में हर चीज़ को उसका इस्तेमाल जानकर ना पढ़ा हो। इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल दैनिक जीवन का इस्तेमाल है। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा, मुझे बता दो, चाहे प्रकाशिकी हो, चाहे विद्युत हो, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, मुझे बताओ कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही। मैं आपको हर चीज़ का हर जगह इस्तेमाल बताता हुआ चल रहा हूँ। तो हर चीज़ यूजेबल है भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे तुम फालतू पढ़ रहे हो। तो उन लोगों ने बहुत कम पढ़ा होता है। अच्छा, मैंने ये भी लिख दिया उसी में कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध है, समतुल्य का मतलब वही तुल्य होता है। अच्छा, पहले इसको देख लो, इसको अभी बताऊंगा। पहले इस फॉर्मूले को देख लो कि ये होता है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को कई बार वो आर भी कह देता है। इस लाइन को अभी छोड़ दो, बताऊंगा इसका मतलब। अब सुनो, आगे देखो, ऊपर वाली लाइन का क्या मतलब है। अब मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ऊपर वाली लाइन समझ में आ जाएगी कि मान लो मेरे पास दो प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध है 5 ओम और दूसरा प्रतिरोध है 2 ओम। ये श्रेणी क्रम में है। इतना तो आपको सवाल में देगा कि ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, और आपको बताना है कि बताओ इनका तुल्य कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो सब कह देंगे बड़ा सिंपल है यार कि भैया श्रेणी में अगर जोड़ोगे ना तो R1 प्लस R2 करोगे और R1 प्लस R2 हो जाएगा 5 प्लस 2 और 7 ओम टोटल आ जाएगा। अब देखो, एक स्टेटमेंट मैं कहता हूं आपसे, एक स्टेटमेंट मैं आपसे कहता हूं कि अगर तुम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, यानी उनका कुल प्रतिरोध आएगा, रेजिस्टेंस आएगा टोटल, वो उनमें सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा। वो उनमें सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों को देखो, 5 और 2, तो इसका जो टोटल प्रतिरोध है ना, वो इनमें, इन दोनों में सबसे बड़े से भी बड़ा है। जब हमने एक और एक को जोड़ा था तो एक और एक में बड़ा कौन है? दोनों ही बराबर है। मान लो एक बड़ा है तो एक से भी ज्यादा आया था 2। तो ये बात समझ आई कि अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो ना तो समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। यानी हर प्रतिरोध, जो इंडिविजुअल प्रत्येक प्रतिरोध है ना, उसमें हर एक से बड़ा ही आएगा। ये स्टेटमेंट भी पेपर में पूछा जाता है। सवाल उल्टा देगा, वो कहेगा कि बताओ, यहां से देगा समतुल्य प्रतिरोध सदैव प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है किस कॉम्बिनेशन में? ऑप्शन होंगे श्रेणी, समांतर, इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो आप कहोगे केवल श्रेणी में, केवल सीरीज कॉम्बिनेशन में। बोलो क्लियर है? हाँ बिल्कुल रचित, बहुत बढ़िया रंजन, वेरी गुड। खरम रुक तो जाओ, पैरेलल कब जोड़ते हैं यार? देखो, मुझे आपकी इस बात से समस्या हो जाती है बस भाई, जब मैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पैरेलल सिखाए बगैर भाग जाऊंगा, या मैं कहीं दौड़ गया, या मैंने पैरेलल को छोड़ के आगे बढ़ गया। यार अभी सीरीज की कहानी पे है तो सीरीज की कहानी पे फोकस करो। मुझे बस आप लोगों से अगर थोड़ी सी दिक्कत है ना तो वो यही है, पढ़ते बहुत अच्छा हो, मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हो, और सबसे नहीं कुल 10% बच्चे हैं, लेकिन उनको क्या है कि ए पढ़ा रहा हूं तो बी पूछना है, बी पढ़ा रहा हूं तो सी पूछना है। मेरे भाई नहीं कर पाओगे ना, ए के चक्कर में बी नहीं कर पाओगे, बी के चक्कर में सी नहीं कर पाओगे। जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करो, इतना तो भरोसा रखो यार, हर चीज करा के जाऊंगा। आप जितना सोचते होंगे हर टॉपिक मैंने आपको उम्मीद से ज्यादा करवाया है, तो छुड़वा कैसे दूंगा किसी टॉपिक को? ये तो आपके अंदर एक कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, ये सब कुछ ओके है, ये सब कुछ क्लियर है। चलिए अब मैंने कुछ लाइनें लिखी कि श्रेणी क्रम के अनुप्रयोग बताओ, एप्लीकेशन बताओ। देखिए, श्रेणी क्रम के अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं? अच्छा, पहले ना आप समांतर क्रम को समझो, तब श्रेणी और समांतर के अलग अलग यूज कर पाओगे। क्योंकि अभी श्रेणी के बताऊंगा तो आपको लगेगा इसमें समांतर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समांतर अभी आता नहीं है। पहले समांतर क्रम समझो, समांतर क्रम क्या होता है। आ जाओ, तो अब पढ़ते हैं हम समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम, पहले ये देख लो समांतर क्रम होता क्या है, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं ऐसा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। मैं फिर से लेता हूं कि मेरे पास दो प्रतिरोध हैं, दो पर कहानी कह लो, वो सबके लिए बराबर है।
ये मान लो R1 है, मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कोई कहेगा इसको 1 की जगह 5 क्यों नहीं ले लिया, 5 की जगह 7 क्यों नहीं ले लिया, तो मैं बस ऐसे ही मान ले रहा हूँ, वैल्यू नहीं मान रहा हूँ। ये है R2, कितना भी हो सकता है ये। समांतर क्रम में जोड़ने का क्या मतलब होता है? देखिए, समांतर क्रम में जोड़ने का ये मतलब होता है कि आप दोनों प्रतिरोधों को उठाएं ऐसे, और आप इनके दोनों सिरों को मिला दो, यानी कि मतलब ये तो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, तो इन दोनों सिरों को ऐसे पकड़ो और दोनों सिरों को ऐसे मोड़ो और मिला दो, यानी इन दोनों सिरों को दबाओ, दबने के बाद ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे मिला दो, इसको दबाओ, ऐसे ऐसे, मतलब ये मत कहना खिंचेंगे नहीं खिंचेंगे, तुम मान लो दबा के मिला दिए बस। भाई दो प्रतिरोधों के ऐसे सिरे आपस में मिला दोगे ना, मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ देना है। अब देखो यहां एक बड़ा फर्क है, वहां पे क्या था, श्रेणी में क्या था, प्रतिरोधों का एक एक सिरा जुड़ा और एक एक सिरा बैटरी से जुड़ा। समांतर में दोनों सिरे आपस में जुड़े और दोनों ही बैटरी से जुड़े, टोटली उसका उल्टा है। चित्तर देख के पहचान मत करना मित्र, कहीं ये सोचो कि डायग्राम ऐसा है तो ये श्रेणी है, डायग्राम ऐसा है तो ये समांतर है ना। प्रॉपर कंसेप्ट पकड़ना। कंसेप्ट ये कहता है कि समांतर का मतलब है दोनों के दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं मित्र, और दोनों ही सिरे बैटरी से जुड़े हैं। बाकी डायग्राम वायग्राम के चक्कर में ना पड़ना कि ऐसा है तो श्रेणी है, ऐसा है तो समांतर है, दिखने की वजह से मत करना। जो इस दुनिया में जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं है मित्र कि वो वैसा ही हो। जो आज दिखने में अच्छे लग रहे हैं, लग रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं ज्यादा भावनाओं में बह गया आपके साथ में, है ना। तो सुनो फिर इसमें कहानी क्या रहेगी, जोड़ने का तरीका समझ में आ गया। अगर मान लो बैटरी यहां से V वोल्टेज दे रही है और I धारा चल रही है, तो यहां पे उल्टा कर दो। उल्टा कैसे कर दो, देखो वहां पे वोल्टेज बट जाता था, लेकिन यहां बस उल्टा कर दो। देखो अगर तुम सच में मेरी बात मानना चाहते हो ना, तो कहीं कहीं मोटी बुद्धि भी बन जाया करो। अगर हर जगह पतली बुद्धि से सोचोगे तो गलती कर दोगे। यहां मेरे कहने से मोटी बुद्धि से सोचो और सिर्फ ये याद रखो, श्रेणी क्रम का उल्टा कर देना है। यहाँ कोई कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं कि क्यों कैसे कब, नहीं, बस सीधा याद करो। वहां पे क्या था, वहां पर वोल्टेज बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ वोल्टेज समान रहेगा। यहां से V वोल्टेज चलेगा, इसको भी V मिलेगा और इसके सिरों पर भी कितना होगा, V होगा, लेकिन यहाँ धारा बढ़ जाएगी। वहां धारा समान रहती थी, यहाँ धारा अगर I है तो इसके सिरों पर I1 हो जाएगी, यानी कि इसको मिलेगी I1 और इस वाले को कितनी मिलेगी, I2। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे अच्छा समझ में आएगा कि यहां से चली I धारा, इसका एक हिस्सा चला गया इसको I1, ये हिस्सा चला गया I2। कितना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये मान लो दो आदमी खाना खा रहे हैं, तुम पूरी लेके जा रहे हो, 10 पूरियां हैं, एक आदमी ने 3 उठा ली, एक आदमी ने 7 उठा ली, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी। हो सकता है 3 वाला हल्के शरीर का हो, उसकी खुराक कम हो, 7 वाले की खुराक ज्यादा हो, तो यहाँ पे भी इनकी खुराक पर ही निर्भर करता है, एक तरह से ये समझ लो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भैया जी यहां पर I जो धारा चली वो दो हिस्सों में बट गई, 3 होते तो 3 में बट जाती, 4 होते तो 4 में, लेकिन वोल्टेज V1 V2 V सब बराबर हैं। मेरी इस बात से एग्री हो, यहां तक बताओ कोई दिक्कत, कोनो समस्या? हाँ बिल्कुल रिलेट कर गए ना तुम मेरी बात को। भैया ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। सर लोगों का व्यवहार क्यों बदल जाता है? देख भाई मुझे क्या लगता है, जैसे मैंने आपको एक चीज सिखाई, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है जो चीज फिक्स होती है, फिक्स का मतलब वो कभी नहीं बदलेगी। जैसे प्रकाश की चाल, मतलब फिक्स का मतलब एक दिशा में बदल सकती है, वो एक दिशा में नहीं बदलेगी। चलो तुम ऐसा मानो बस कि एब्सोल्यूट रिलेटिव दो चीजें होती है। एब्सोल्यूट का मतलब जो कभी ना बदले, उस चीज को छोड़ो। एक चीज होती है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है वो किसी के संदर्भ में होती है। जब आदमी बेरोजगार होता है ना, जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता, अगर स्पष्ट शब्दों में मैं बोलूं, मैं आपको ऐसा नहीं मोटिवेट कर रहा हूं कि आप चुरा के पैसा कमाओ, मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। जब आदमी की जेब में 2 कौड़ी नहीं होती ना, तो वो महान नालायक आदमी होता है। माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन लोगों की भाषा में, और गंदा आदमी होता है वो, इससे भी बुरे शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सच बता रहा हूं मैं। चाहे कोई कितना भी अच्छा आदमी सही, वो महान बेकार आदमी है। लेकिन जिसकी जेब में पैसा है, जिसके पास एक नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसकी अपने आप ही इज्जत है, अपने आप ही उसकी वैल्यू है।
तो ये सब रिलेटिव चीजें होती हैं। तुम आज बेरोजगार हो, तुम बेकार हो, कल को तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम बहुत बढ़िया हो जाओगे। तुम कहोगे क्यों, मैं तो वही हूं। रिलेटिव है भाई। सम्मान तुम्हारा नहीं है, सम्मान तुम्हारी इस समय का है, सम्मान तुम्हारी स्थिति का है, सम्मान तुम्हारी पोजीशन का है। तो व्यवहार ऐसा नहीं होता कि बदल जाता है किसी का। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा ये निर्भर करता है तुम किस स्थिति में हो, समझे। तो व्यवहार बदलने वाली चीज, मतलब ऐसी चीज है ही नहीं वो कि कोई तुम हमेशा किसी से एक्सपेक्ट करो। और सुनो, तुम अगर ये सोचो नहीं यार भैया ये तो गलत बात है यार, भैया सुनो बेटा, एक बात बहुत गहरी बोल रहा हूँ मैं, मतलब टोटल व्यवहारिक बात करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको 2 लाइनें मोटिवेशन की सुना के मोटिवेट करूँ। सुनो, अगर तुम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि दुनिया हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, बेटा इतना समय नहीं है तुम्हारे पास में कि तुम दुनिया को बदल दो। अच्छा है कि अपनी स्थिति बदल लो, दुनिया अपने आप अच्छा व्यवहार कर लेगी। बस समझ सको तो समझ जाना इस बात को, बहुत सार छुपा है इसमें जिंदगी का। चलिए, तो भैया अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई साहब यूं बताओ, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध है आर इक्विवेलेंट जो है वो कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा सुन भैया सुन, एक सूत्र बता रहा हूं और मोटे दिमाग से बस मान लेना हाँ यही होता है, क्यों क्यों मत करना मुझसे। तुम आर इक्विवेलेंट के लिए क्या सूत्र लगाओगे, 1/R इक्विवेलेंट, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। और जितने भी प्रतिरोध हैं उन्हें बटे बटे करके जोड़ते चले जाओ, ऐसे 1/R1 1/R2 ऐसे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए मेरे पास वही मेरे दोनों प्रतिरोध, मेरे 2 अनमोल रतन, 1 ओम शुरुआत के एग्जाम्पल वाले और दूसरा भी 1 ओम। मुझे इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है और सवाल में देगा ये कि मान लो ये समांतर में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में। और तुमसे पूछा है कि बता भाई लल्ला आर इक्विवेलेंट, तुम कहोगे सुनो मित्र, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, मैं क्या कहूंगा, 1 तो फॉर्मूले का है, R1 कितना है 1 रख दो, 1/R2 कितना है 1। सुन भाई, 1/1 एक ही होता है और 1/1 एक ही होता है, ये बन गया 2। 1/R इक्विवेलेंट हो गया 2। तुम्हारे लिए तो 1/R इक्विवेलेंट 2 है तो तुम तो बिल्कुल गधों की तरह इसको भी 2 कह दोगे। अरे नहीं यार, ऐसा मत कहना, मेरा दिल टूट जाएगा। देखिए 1/R इक्विवेलेंट को उल्टा कर दो, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको उल्टा कर रहे हो तो इसको भी उल्टा करो, 2 का उल्टा क्या होगा 1/2। देखो 2 का उल्टा 1/2, जब भी किसी संख्या का उल्टा करो तो 1 के नीचे लिख दो उसको। अब 1/2 कितना होगा 0.5, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 0.5 ओम। याद करो शुरुआत में ही मेरी तमन्ना क्या थी, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ख्वाहिशों की बात कर रहा हूं। मेरी तमन्ना थी कि मुझे इन दोनों से ही एक बार ये मिल जाए एक बार ये मिल जाए। तो अब आपको समझ में आया कि अगर ये चाहिएगा तो श्रेणी में जोड़ दूंगा, ये चाहिएगा तो समांतर में जोड़ दूंगा। और ये कहानी समझ आई कि क्यों श्रेणी और समांतर में तुम जोड़ रहे हो, क्यों सीरीज और पैरेलल में जोड़ रहे हो। उम्मीद है अब आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये कोई टाइम पास वाले काम नहीं है, व्यवहारिक जीवन में इनका इस्तेमाल है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका खूब भर भर के इस्तेमाल है, ऐसा हम कर रहे हैं। सर अगर इसमें धारा पूछे तो कहाँ पर कितनी धारा होगी, अरे भैया वो दीवो, मैं मेरे भाई तुम, मैं भग जाऊंगा क्या, जब ये टॉपिक खत्म हो जाए मुझसे तब कहना कि भैया ये पूछे तो ये कैसे निकलेगा तुमने बताया नहीं। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, पहले जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उसको समझ ले, धारा भी बताऊंगा यार। तुम्हें मेरे ऊपर से भरोसा कैसे उठ जाता है बीच बीच में, या एक चीज समझ में आती है तुरंत दूसरा उत्तर दागना है। अब की बार तुमने उत्तर ऐसा, तुमने मुझसे बीच में से कोई ऐसी बात पूछी ना जिसे मैं आगे पढ़ाना वाला हूँ, तुम्हारी खैर नहीं है। नंबर निकाल के, एड्रेस निकाल के तुम्हारे घर आ जाऊंगा और मुर्गा बना के दौड़ाऊंगा। अच्छा बताइए, पहले यहाँ तक क्लियर है सभी को, खैर वो तो मजाक की बात थी, बताएंगे अभी बताएंगे। पहले अभी ये बताओ कि श्रेणी और समांतर की कहानी मुझे समझ आ गई, अभी तो और गहराई है इसमें और देखना, ठीक है, कोनो समस्या नहीं है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अब देखो देखिए आगे देखो, साहिब आलम कहते हैं सर जी फास्ट पढ़ा रहे हैं, मुझे 2 बार वीडियो देखना पड़ता है। नहीं यार साहिब ऐसी बात नहीं है, बताए मैं अगर स्लो पढ़ाऊंगा तो कैसा पढ़ाऊंगा, देखो समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर ये होगा स्लो। अभी हमारी स्पीड मेरे हिसाब से बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल अच्छी है, मैं तो हर चीज को समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ यार। चलो ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, तुम एक कलाकारी करके दिखाओ,
और दो प्रतिरोध दे रहा हूं तुम्हें मैं, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। R1 है मान लो 5 ओम और R2 है मान लो 10 ओम, और सवाल में दिया है कि इनको समांतर में जोड़ो, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ो और R इक्विवेलेंट बताओ। बताओ, ये लैंग्वेज में देगा कि R इक्विवेलेंट R तुल्य बताओ। दिखाओ सभी कलाकारी। चलो, थैंक यू थैंक यू। हाँ, 0.5 की स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ। क्या कहते हो? चलो देखें, देख भाई, सीधी सी बात है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, हमने कहा 1/5 1/10। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, फ्रैक्शन सॉल्व करने हमने ऑप्टिक्स में भी सीखे थे, फिर से एक बार सिखा देता हूँ। 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, 5 से 2 का भाग, 2 एकम 2। देखो, फ्रैक्शन ना आने की वजह से तुम इस टॉपिक को गड़बड़ कर दो, ऐसा मत करना यार। फ्रैक्शन सीख लेना यूट्यूब से फिर से एक बार, मैंने पीछे भी सिखाए हैं। 10 में 1 का भाग करोगे, 1 में 1 की गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/10, मतलब 1/R इक्विवेलेंट आ गया 3/10। बहुत सारे साथी यहीं छोड़ देते हैं, नहीं, उल्टा जरूर किया करो। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 10/3, तो उत्तर आ गया 10/3। या इसको सॉल्व करोगे तो 3.33, 2 अंक तक छोड़ दो, ऐसे ही तो सॉल्व करते होगे मैथ्स में, तुम छोड़ देते होंगे, उसके पीछे थोड़ी पढ़ोगे, तो 3.33 ओम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि देखो, अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में, तो जब दो R1 1 ओम था, R2 1 ओम था, मैंने इन्हें पैरेलल में जोड़ा तो R इक्विवेलेंट आधा ओम आया। यानी कि मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, और जब मैंने 5 और 10 को जोड़ा तो उत्तर आया 3.33। यानी कि जो इनमें सबसे बड़ा है, अगर मैं इन्हें समांतर में जोड़ूं तो उत्तर जो है वो जो इनमें सबसे बड़ा है उससे भी कम आएगा, या मैं कहूं कि हर एक से बड़ा छोटा ही आएगा, सॉरी, या तो ऐसे कह लो जो इनमें सबसे बड़ा है उससे भी छोटा आएगा, या ये कह लो हर एक से छोटा ही आएगा। यहां भी देख लो, जो इनमें सबसे बड़ा है उससे भी छोटा आएगा या हर एक से छोटा आएगा। ये बात तुम्हें श्रेणी के साथ उल्टी लग रही होगी। कैसे? देखो, मैं इस पूरे को हटा के बस एक बात कहना चाह रहा हूं, इस पूरी कहानी को मैंने मारा, रद्दी हटा दिया, और मैं ये कह रहा हूं कि देख भाई, अगर इनको श्रेणी में जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे, तो उत्तर कितना आएगा आर इक्विवेलेंट का? तुमने कहा सीधा जोड़ दो, श्रेणी में 5 और 10 15, और समांतर में अभी हमने निकाला कितना आया 3.33। तो देखो, श्रेणी में क्या होता है कि जो प्रतिरोध है ना, वो सभी प्रतिरोधों से ज्यादा आता है, मतलब इनमें जो हाईएस्ट होगा, अच्छा, या तो ऐसे कह लो कि सभी प्रतिरोधों से ज्यादा आता है, या ऐसे कह लो कि सभी प्रतिरोधों से ज्यादा आता है, या ऐसे कहो जो हाईएस्ट है उससे भी ज्यादा आता है, क्योंकि हाईएस्ट कह दिया तो बाकी सबसे तो ज्यादा ही होगा ना। अरे तुमने कह दिया सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब सारे कवर हो गए। तो सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा आएगा श्रेणी में, और सबसे कम वाले से भी कम आएगा समांतर में। ये भी एक खासियत है, ये भी एक खूबसूरती है इस मुद्दे की। जरा बताइए, हाँ जी, क्लियर है? तो ये तमाम कहानी मैंने बड़े अच्छे से लिख दी है। ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया, समांतर क्रम बता दिया, इसका जोड़ना बता दिया कि 1/R बराबर। आप एक काम करो, इसी को याद रखो, इस पे पर्दा डाल दो, कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं फिर कभी बता दूंगा जब क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया, ठीक है भाई। और मैंने ये लिख दिया कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में यहां से सीधे सीधे सवाल आप सभी से पूछेगा। ठीक है, चलो, तो ये हमने लिख दिया कि समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, प्रैक्टिकली इनका क्या मतलब होता है, और एक एक लाइन जो भी मैंने आपको सिखाई है हर एक से सवाल बनेगा। अभी इसमें से थोड़ा सा और हमें सीखना है कि असल में इनके उपयोग कहाँ होते हैं। उपयोग पढ़ लेंगे, और फिर इसमें एक दो पॉइंट और पढ़ने हैं कि धारा किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी। उसके बाद इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, और वो चीज़ करेंगे हम मंडे को। लेकिन अब आ जाता है बीच में सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे आपकी ये क्लास नहीं होती है, कारण है आपको रिवीजन का समय मिले।
देखो भैया, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात हर बैच में सब नहीं मानते। और तुमने देखा भी होगा कि मैं आपको जितना पढ़ाता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ बताता हूँ। यार मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है सिखाना, पढ़ाना। मैं पूरी जान लगा देता हूँ उसमें, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है। तो मेरा काम यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ऐसा होता कि मैंने तैयारी ना की होती, मैं सेलेक्ट ना होता, या मैंने कुछ गलतियां ना की होती जिसकी वजह से मैंने बहुत समय का नुकसान किया नहीं होता, तो शायद मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं जानता हूं मैंने भी कुछ गलतियां की पढ़ाई के मामले में, हर आदमी करता है। और किसी ने कहा कि या तो तुम खुद गलतियां करके सीखो, या किसी ने जो गलतियां कर ली उससे सीख लो, आपका समय बचेगा। तो मैं आपसे हर दिन कुछ ना कुछ बताता हूँ भाई। सैटरडे और संडे मेरे कहने से जितना शुरू से पढ़ा है ना इस फाउंडेशन बैच में, सबका रट्टा मार देना, सबको भयंकर तरीके से घोट देना। जब तक सिलेक्शन ना होना, हर उस चीज़ को छोड़ दो जो आपके समय का एक बड़ा हिस्सा खा रही है। कोई छोटा मोटा हिस्सा चीज़ें ले रही हैं, आधा घंटा 1 घंटा तो चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्रिकेट खेलने चले गए, 4-6 घंटे लग गए, खेलना बुरी बात नहीं है। लेकिन इस समय पे अगर आप जितना आपको चाहिए उतना ना करके उस समय को कहीं और लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, बड़े भाई की तरह इस बात को सजेशन मानना, और प्रॉमिस करना कि सैटरडे और संडे हम दोनों दिन बढ़िया तरह से रिवाइज करेंगे। और फिर मैं आपको मिलता हूँ मंडे को। थैंक यू, आप सभी का बहुत सारा आभार। आपको एक नंबर टीचर नहीं, लाइव गुरु के इमेज से देखता हूँ। थैंक यू। आप सभी का हर एक शब्द मेरे लिए एनर्जी, ऊर्जा का काम करता है। उसके बदले देखिए, मैं इतना कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक चाहे मुश्किल भी क्यों ना सही, आप सभी के लिए उसको बहुत 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 आसान बना दूंगा। ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। और आज इस बैच के बाद आपको किसी एग्जाम के लिए फिजिक्स पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। तो मेरी तरफ से ये वादा आपके बड़े भाई की तरह हमेशा आपके साथ रहेगा। बाकी बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे भाई बहन की तरह आप भी मेरी उस हर बात को मानो जो मैं आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक बताता हूं, और उतने से कम पे सिलेक्शन होगा भी नहीं। चलिए मिलेंगे मंडे को साथियों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।